चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप जो है वो कैसे एक्वायर होती है, कैसे मिलती है, क्या है इसका पर्पस देने का, ये सारी चीजें। इसको समझने से पहले एक चीज समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आप पढ़ेंगे ना, उसमें तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक होगी एनी पर्सन, वर्ड यूज किया होगा एनी पर्सन या पर्सन, ठीक है। दूसरी जगह वर्ड यूज होगा सिटीजन, और तीसरी जगह वर्ड होगा एक इलीगल इमिग्रेंट, है ना। पर्सन का मतलब होता है कि हर कोई लोग, है ना आपका, वो इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया के बाहर का भी हो सकता है ना। कुछ जो राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, ये सबको मिला है ना। लेकिन कुछ जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्संस को मिले, है ना। और वो पर्सन कौन होंगे? जो सिटीजन होंगे, मतलब पर्सन भी हैं प्लस सिटीजन भी हैं इंडिया के। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल जो है 25, 26 वगैरह, है ना। और उसके बाद आर्टिकल 29, 30 वगैरह। उसके बाद फिर ये भी है कि अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, दे ऑल कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट। एंड इलीगल इमिग्रेंट की बात करें तो वो जो लोग जो बिना किसी परमिशन के इंडिया में बेसिकली आए हुए हैं, इंडिया में ठहरे हुए, तो उनको हम लोगों को नहीं देखना। मेन जो हमें आज देखना है वो है सिटीजन। कि सिटीजन जो वर्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट गिव्स सर्टेन स्पेसिफिक राइट विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, है ना। अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो आपको बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अधिकार जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या सिटीजनशिप का कोई डिफिनेशन है? नागरिकता का कहीं पर कोई डिफिनेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी? तो इसकी कोई डिफिनेशन नहीं, है ना। हम डिसाइड करेंगे जो हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कि कौन हमारा सिटीजन होगा कि नहीं। और उसके अलावा हम ग्रांट भी करते हैं सिटीजनशिप, है ना, जो कि हमारा सिटीजनशिप जो है एक्ट है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टिंग के आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, ये सब बताते हैं कि कौन सिटीजन होगा, कौन सिटीजन नहीं होगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आया, मतलब इनफोर्स में हुआ 26 जनवरी 1950 से। कौन इंसान सिटीजन होगा इंडिया का, कौन इंसान सिटीजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कौन इंसान बाद में इंडिया का सिटीजन बन सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, और वो लॉ की पावर उसको आती है आर्टिकल 11 के अंदर में, और वो लॉ होता है 1955 का, है ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये लॉ बताता है कि कोई दूसरा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन अभी नहीं है, वो कैसे इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो 5 तरीके हैं इंडिया के सिटीजनशिप लेने के, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो पहले एक पार्ट हम लोग जानेंगे कि इंडिया का सिटीजनशिप किस किस को मिली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आया, और एक पार्ट में हम जानेंगे कि इंडिया के सिटीजनशिप कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, ठीक है। तो हमारा का जो लेक्चर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक पार्ट होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा तो कौन कौन लोग सिटीजन कहलाएंगे और कौन कौन नहीं कहलाएंगे। दूसरा बात करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब हम किसको किसको सिटीजन देंगे और किस किस कंडीशन पे देंगे, कैसे कोई हमारी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है हमारी कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की, ठीक है। आर्टिकल 5 एकदम बेसिक है। ये कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आया, लागू हुआ, है ना। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से। तो इस दिन पे हम किन किन लोगों को इंडिया का सिटीजन माने, ठीक है। तो इसके लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, आप डोमिसाइल हो इंडिया के टेरिटरी के, मतलब इंडिया के कहीं पर भी आप जो है वो रह रहे हैं। और डोमिसाइल का मतलब क्या होगा उसको भी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो पहली कंडीशन ये है कि आप इंडिया के डोमिसाइल होने चाहिए, इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह रहे हो। वो रहना कैसा है, क्या है, वो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। पहला कंडीशन कि पर्सन जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया की टेरिटरी, प्लस इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, है ना। इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। क्या है वो 3 चीज? पहला, एक कि जो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो, ठीक है।
दूसरा, जो जिसके पेरेंट इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुए, दोनों में से कोई एक पेरेंट, मतलब माँ या बाप कोई भी। और तीसरा, कि जो इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड करता हो नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारे संविधान के आने के 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, मतलब वो इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ हो, इंडिया में उसके माँ बाप भी नहीं पैदा हुए हो, बट वो इंसान इंडिया में 5 साल से रह रहा हो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले। मतलब क्या है, कहने का मतलब है 1945 से वो इंडिया में रह रहा, वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, उसके बाप माँ भी इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो इंसान इंडिया में डोमिसाइल हो और इंडिया में 5 साल से रह रहा है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया। तो 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 26 जनवरी 1950 को। तो ठीक है, तो 26 जनवरी एक एग्जाम्पल अगर बोल रहे तो 26 जनवरी 1945 से पहले से वो रह रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, कि ये होना चाहिए प्लस इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर ये चीजें फुलफिल होती हैं तो वो पर्सन को हम इंडिया का सिटीजन मानते हैं। सिंपल इज दैट, इसके अलावा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना ही आपको आर्टिकल 5 में लिखना है। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है डोमिसाइल का मतलब क्या हो, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है डोमिसाइल। तो अब डोमिसाइल का क्या मतलब होगा, डोमिसाइल से क्या समझते हैं आप लोग वहां रह रहे होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे सारे लोग पुणे में रह रहे हैं, अभी आप लोग पुणे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग रह रहे हैं पुणे में, हो सकता है कोई वहां पे स्टूडेंट जो होगा वो दिल्ली का रहने वाला होगा, कोई इंसान जो है वहां पे बिहार का होगा, कोई इंसान जो है वहां पे बंगाल का होगा। तो अगर आप क्या वहां पे रह रहे हैं तो क्या रहने से आपका वहां पे डोमिसाइल आपको मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं। इंपॉर्टेंट होगा कि आप वहां पे जो रह रहे हैं तो आपका इंटेंशन कैसा है। ठीक है, आपका इंटेंशन जो है वो कैसा है। तो जो डोमिसाइल है आपका दो तरीके से मिलता है, एक होता है डोमिसाइल बाय ओरिजिन, आप वहीं पर पैदा हुए, पले बढ़े, सब कुछ आपका हुआ। और दूसरा होता है डोमिसाइल बाय चॉइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैदा तो बिहार में हुए, बट मेरे फादर की जॉब थी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में जाके मेरे फादर वहां सेटल हो गए और मैं वहीं पूरी जिंदगी अपनी मैंने काटी, और अब वहीं हम लोग सेटल हो गए। हम लोग का इंटेंशन यही था कि अब हम लोग को बिहार वापस नहीं जाना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बिहार के हम डोमिसाइल नहीं होंगे, हम दिल्ली के डोमिसाइल होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं लेकिन मेरी जॉब लगी दिल्ली में, और 2 साल 5 साल 6 साल जितनी भी मेरी जॉब वहां पे लगी, मैंने सोचा कि जॉब जब कंप्लीट हो जाएगी मैं वापस आके बिहार रहूंगा, तो उस टाइम डोमिसाइल मेरा कहाँ का माना जाएगा? बिहार का ही माना जाएगा। सो इंटेंशन क्या है मेरी रहने की उस प्लेस पर, हम टेम्पोरी टाइम के लिए उस प्लेस पे रह रहे हैं या हम उस प्लेस को पे जाके सेटल होना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम वहां के डोमिसाइल हैं या नहीं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना लूं, हमारा जो नेटिव हमारा जो प्लेस था वो बिहार था, बट फादर की जॉब लगी बंगाल में, फादर ने वहीं जॉब करी, हम लोग वहीं जाके सेटल हुए। नाउ वी आर परमानेंटली लिविंग इन वेस्ट बंगाल। सो नाउ वी आर द डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉट ऑफ द डोमिसाइल ऑफ द बिहार, बिकॉज हमने वहां की डोमिसाइल छोड़ दी, या कहीं और जाके हम परमानेंट सेटल हो गए। तो हमारा इंटेंशन अब क्या है कि हमें बंगाल में ही परमानेंटली अब रहना। ठीक, तो डोमिसाइल क्या होता है? दो तरीके से होता है, डोमिसाइल बाय ओरिजिन एंड डोमिसाइल मतलब जहां पे इंडिविजुअल का बर्थ होता है बेसिकली वो होगा, और अगर बाद में उसने अपना चेंज कर लिया, कहीं और जाके वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, तो वो जगह उसकी डोमिसाइल हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अभी तो हम लोग पार्ट में डिवाइडेड है ना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं, एक एक स्टेट बन गया है, तो स्टेट की डोमिसाइल मिलती है। लेकिन क्या स्टेट डोमिसाइल की ये बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडिया के डोमिसाइल की बात? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया है इंडिया, इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट में आ रहा हो, चाहे वो किसी यूनियन टेरिटरी में आ रहा हो, चाहे वो कोई ऐसा एरिया, वो इंडिया के अगर कंट्रोल में है और आप अगर वहां के डोमिसाइल हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपको नागरिकता मिलेगी अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन उसके साथ फुलफिल होती है। ठीक है, तो एक केस है यहाँ पे लिख लीजिए, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है, 1991 का केस है। ठीक है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का केस। इसमें क्या कहा गया कि जो सेक्शन 5 है वो बात करता है डोमिसाइल ऑफ इंडिया की, ना कि डोमिसाइल ऑफ स्टेट की। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में डोमिसाइल हो तो आपको नागरिकता मिलेगी, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके साथ। ठीक है, एज पर सेक्शन 5। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एक केस और है, सोनूदुर गोपाल वर्सेस सोनूदुर रजनी, है ना, रजीनी करके, मैं लिख देता हूं, SON, सोनदूर गोपाल वर्सेस रजनी। ठीक है, इस केस में कहा गया कि भाई आप किसी जगह पे जाके सेटल हो गए, रहने लगे, है ना, तो उससे आपको वहां की डोमिसाइल नहीं मिलती। आप वहां पे परमानेंटली सेटल होना चाहते हो, अगर ये आपका इंटेंशन है, आपकी इच्छा है, आपका आपका मतलब दिमाग जो कहते हैं ना, माइंड, ये में आप इन्हें सोच रखा है कि हमको यहीं पर परमानेंट सेटल हो जाना, तभी आपको वहां की डोमिसाइल, है ना। आप किसी जगह पे 5 साल के लिए जॉब कर रहे हैं, वहीं पर रहने लगे, वहां पे आपने मकान भी खरीद लिया, तो ये सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं है कहीं की डोमिसाइल लेने का। बेसिक क्राइटेरिया क्या है कहीं की डोमिसाइल लेने का, कि आपका इंटेंशन, अब आप चाह रहे कि नहीं यार, अब हम वापस ना बिहार नहीं जाएंगे, हम वापस ना दिल्ली नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे मेरी जॉब लगी, अब यहीं पर मैं घर बना के अपना रहूंगा और मैं यहीं पर जिंदगी भर अपनी गुजारूंगा, अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारूंगा। So the intention of the person who is like residing it at any place is the main core point, कह लें कि वो जो होगा जिससे आपको डोमिसाइल वहां की मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सेक्शन आर्टिकल 5, या कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, ध्यान रखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम में हमने एक डेट फिक्स करी, है ना, कि भैया इतना टाइम है आपके पास, है ना, आप इंडिया में आ जाओ, अगर आप नहीं आए तो हम आपको फिर सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जब फाइनलाइज हो गया कि भाई इस टाइम पे जो है वो हम लोग जो है इंडिया का पार्टीशन करेंगे, है ना, एक भाग जो है वो पाकिस्तान बनाया जाएगा, एक भाग जो है वो इंडिया बनाया जाएगा। तो लोगों को कहा गया कि भाई जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया चले जाए। तो यही कह रहा है, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमारा बेस्ड है। ये कह रहा है कि एनी पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ उस टाइम में वो पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है उसको हम सिटीजन मानेंगे, अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आइदर ऑफ द पेरेंट मतलब माँ या बाप दोनों में से कोई भी, है ना, इंडिया में बॉर्न हुए हों, है ना, एज गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया में बॉर्न हुए हो एज पर दी जैसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर में, उसके हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा कि इन केस सच पर्सन हैज माइग्रेटेड बिफोर 19th जुलाई 1948 एंड हैज बीन ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस हिज माइग्रेशन, मतलब कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो इंसान इंडिया में आ गया हो और तब से वो इंडिया में रह रहा हो, तभी उसको जो है सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी। बट इसके साथ प्लस एक और पॉइंट, ठीक है, मतलब या तो ये कंडीशन, ये एक कंडीशन अलग है पूरी की पूरी कि भैया उस पर्सन का जो इंडिया में जो माइग्रेट हो गया है, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुआ, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी जब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया। लेकिन मान लीजिए वो इंडिया में नहीं पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स भी इंडिया में नहीं पैदा हुए, उसके ग्रैंड पेरेंट भी इंडिया में नहीं पैदा हुए, वो उस टाइम में पाकिस्तान में था, तो वो अगर इंडिया में माइग्रेट होके
19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गया और तब से वो इंडिया में रह रहा है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ और भी कंडीशन। क्या है वो कंडीशन? कि उसको रजिस्टर होना होगा सिटीजन में, मतलब पहले वो एक अपने एप्लीकेशन देगा, ठीक है, कि भाई हम वहां से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं। क्योंकि बहुत सारे हुआ था ना कि हिंदू लोग जो है वहां चले जाए, इंडिया चले जाए, मुस्लिम लोग जो है वो पाकिस्तान चले जाए, ऐसा चीजें हुई थी। तो उस टाइम में बहुत लोग माइग्रेट किए थे। सो द पॉइंट इज, ये कह रहा है कि जब वो लोग वहां से इंडिया आए, पाकिस्तान वाले जो भाग हैं उससे जब इंडिया वो लोग आए, या ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो लोग आके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनके पास अपनी एप्लीकेशन देंगे कि भैया हम लोग जो है वहां से माइग्रेट होकर आए हैं, एंड नाउ वी वांटेड टू रजिस्टर इन इंडिया एज ए सिटीजन, ठीक है। और उसके बाद वो लोग, ठीक है, वो एप्लीकेशन देने से पहले एक चीज और कंडीशन है कि जब वो एप्लीकेशन देंगे तो उससे 6 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहे हैं। मतलब कि इंडिया में वो आएंगे, पहली कंडीशन तो ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया आ गए हों। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एप्लीकेशन देंगे, लेकिन जब वो एप्लीकेशन देंगे तो उस एप्लीकेशन के देने से 6 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तभी ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल होगी, ठीक है, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है आर्टिकल 6 यहाँ पर? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये इंसान को जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है ना, उसको सिटीजनशिप देता है। और वो इंसान कौन है? जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आया, लेकिन एक डेट फिक्स भी करता है। डेट है 19 जुलाई 1948 की। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आया है या 19 जुलाई को इंडिया आया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ही उसको मिलेगी। और आते के साथ ऐसा नहीं कि वो चुपचाप से जाके कहीं बैठ गया, आते के साथ ही उसको 6 महीने का वेट करना है, और 6 महीने के बाद उसको एप्लीकेशन देनी है कि हमको जो है इंडिया की नागरिकता चाहिए। अब वो एप्लीकेशन देगा, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और उसको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद कह रहा है कि कौन से पर्सन होंगे जिसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि भाई जो भी पर्सन है ना पाकिस्तान माइग्रेट कर गए आफ्टर मार्च 1 1947, मार्च 1 1947 वो डेट है जिस दिन में फाइनलाइज हुआ था कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान होगा, कौन सा पार्ट इंडिया, ठीक है। मैकमोहन लाइन वगैरह सारी चीजें जो है वो डिसाइड हुई थी इस दिन, 1 मार्च 1947 को, कि भाई ये पार्ट जो है वो इंडिया बनेगा और ये पार्ट जो है वो पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 7, जस्ट से, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ से, ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले, सॉरी के बाद, है ना, के बाद पाकिस्तान चला गया। 1 मार्च को हमने डिसाइड कर दिया कि भाई ये पार्ट इंडिया रहेगा, ये पार्ट पाकिस्तान रहेगा। अब हमने बोलना स्टार्ट किया कि भाई जिसको जाना है, जिसको जिधर रहना उधर अपना चाहिए। आपने बोला कि हम भाई इंडिया में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में, आई वॉन्ट पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? देखिए सिंपल सी बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये कह रहा है कि 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में की बात कर रहा है, कि इस बीच में जो इंसान इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाए, ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा है भाई, हमने बता दिया कि हम इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करना चाह रहे हैं, जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाओ। आपने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और आप पाकिस्तान चले गए। तो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया इन फोर्स में, तो उस डेट के टाइम में आपको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाए, ठीक है। बट इसमें एक प्रोविजो है अगेन, क्या कह रहा है
कि provide that nothing in this article shall apply to the person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under the permit for resettlement. अब पाकिस्तान गए, है ना, पाकिस्तान में आपके ऊपर अत्याचार हुआ, आपको परेशान किया गया, आपको जमीनें नहीं मिली घर में घर रहने के लिए, आपने कहा कि यार इंडिया ही हमारा अच्छा था, वहीं पर हम जाके जो है वो रहते हैं, सही रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अगर वापस आ जाते हैं रीसेटलमेंट के लिए या परमानेंटली रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, और क्या है, एक अथॉरिटी ऑफ लॉ और एवरी सच पर्सन शैल बी सो पर्पस ऑफ क्लॉज डीम्ड टू बी माइग्रेटेड 19th जुलाई 19, ठीक है। कब आ जाते हो वो आप? 19th डे ऑफ जुलाई 1947, 19 जुलाई मतलब 1 मार्च, देखिए 1 मार्च 1947 को आप चले गए, के बाद आप चले गए, लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बीच में आप वापस आ गए, आपने कहा, ठीक है, नहीं इसके बाद, सॉरी इसके बाद जो है आप वापस आ गए, रिटर्न हो गए, ठीक है। आपने कहा कि भाई हम लोग को जो है पाकिस्तान सही नहीं लग रहा, वहां पे लोग हम लोग को ज्यादा परेशान करें, ये सारी चीजें, आप जो है वापस आ गए। तो उस सिचुएशन में आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, आपके ऊपर सेक्शन जो आर्टिकल 7 है वो अप्लाई नहीं, कहने का मतलब ये, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली आपको कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप वापस आते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको अथॉरिटी के पास जाना होगा, 6 महीने का टाइम दिखाना होगा कि 6 महीने से हम इंडिया में रह रहे हैं, और वहां पे जाके आपको एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना होगा अपने आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इसको एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो 6 है और 7 है दोनों को मिला के अगर हम पढ़े तो ये कह रहा है, एक डेट है 1 मार्च की, ठीक है, 1 मार्च से एक डेट है आपकी 19 जुलाई 1948, ठीक है, और एक है 1 मार्च 1947। ये कह रहा है कि अगर 1 मार्च 1947 से अगर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और आप वहीं रह गए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में, है ना, 1 मार्च के बाद अगर आप इंडिया से चले गए और आप पाकिस्तान में रह गए तो आपको इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप इंडिया में आए हैं कहीं से, है ना, आप अगर 19 जुलाई 1948 से इंडिया में आए हैं, इंटर किए हैं, ठीक है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, ठीक है, 1948 के बाद आया, तो उसको ऐसे ही सिंपल आने पर रजिस्ट्रेशन, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन वो तब देगा जब उसको इंडिया में आए हुए 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डेट है जो आपको याद रखनी, 1 मार्च 1947, 19 जुलाई 1948 का पहले, और 19 जुलाई 1948 के बाद की डेट, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 7 आपका खत्म हो जाता है। देन आता है आर्टिकल 9, सॉरी आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 सिंपल सा बात ये कहता है कि कोई भी सिटीजन होगा वो इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है, बट वो जो पर्सन है उसके या तो खुद वो या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट वो इंडिया में बॉर्न हुए, ठीक है।
और वो जो बाहर रह रहा है इंडिया के बाहर, वो इंडिया के बाहर एज ए गवर्नमेंट का जो डोमिनियन जो रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर गवर्नमेंट का डिप्लोमेट बन के रह रहा है। मतलब होता था ना उस टाइम में कि भाई इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर जो होते थे वो ब्रिटेन में जाके काम कर रहे थे उस टाइम में, जब इंडिया हमारा आजाद हुआ। तो भाई काम तो जाके वो इंग्लैंड में कर रहे हैं, ठीक है, बट पॉइंट क्या था कि वो सिटीजन तो इंडिया के ही थे। तो ऐसा थोड़ी कि वो लोग वहां नहीं, वहां रह रहे हैं। तो अब ये जो रूल हम लोग ऊपर का लगाएंगे अगर 678 567 सॉरी 567, तो वो ना इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में रहना जरूरी था, तब तो इंडिया में नहीं रह रहे, वो तो इंडिया के बाहर रह रहे, तो उनको कैसे इंडिया के सिटीजन बनाया जाएगा। तो इसलिए जो भी पर्सन इंडिया के उस टाइम बाहर रह रहे थे एज अ डिप्लोमेट और एज अ कंसल्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर उसके उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हैं, तो उनको इंडिया का सिटीजन माना जाए। सिंपल सी बात ये कह रहा है ना, इसमें कोई इतना समझने वाली चीज नहीं है। वो इंसान इंडिया का डोमिसाइल उस टाइम नहीं था क्योंकि इंडिया में वो रह नहीं रहा था, वो इंडिया में माइग्रेट होके भी नहीं है क्योंकि वो अब भी उस टाइम में इंग्लैंड में काम कर रहा था। तो कोई इंसान अगर इंडिया के बाहर है, ठीक है, लेकिन कैसे काम कर रहा है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, है ना, एज अ डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का दूत बन के कहीं पर वो इंडिया के बाहर कहीं पर वो सेटल है, तो क्या उस इंसान को फिर 5 और 6 और 7 जो आर्टिकल उसके हिसाब से तो सिटीजनशिप मिलेगी ही नहीं। तो इस वजह से उस इंसान को आर्टिकल 8 के अंदर में सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है, कि इंडिया के बाहर आप रह रहे हो बट आप इंडियन ओरिजिन के हो, आप इंडिया में पैदा हुए थे, या आपके फादर इंडिया में पैदा हुए थे, या आपके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए थे, और आप एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बाहर में काम करो, इसलिए जो है आपको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो इतना बस पॉइंट इसमें 6 में सॉरी 8 में आपको याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 9 जो है वो सिंपल सी बात कह रहा है कि पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अब इंडिया की आप सिटीजनशिप थी, आपने देखा यार इंडिया में तो कुछ है नहीं, गरीबी भुखमरी सारी कुछ है, हम जो है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं। आप गए और यूएसए का आपने सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, तो आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 or deemed to be the citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state। आपने किसी दूसरे स्टेट का जो इंडिया का नहीं है, फॉरेन स्टेट का मतलब आपने जो है वो चाइना की सिटीजनशिप ले ली, आपने पाकिस्तान की ले ली, आपने जो है वो बांग्लादेश की ले ली। उस टाइम तो बांग्लादेश नहीं था बेसिकली, अभी आया, बट कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन है उन्होंने अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो उस सिचुएशन पे उस पर्सन की जो इंडियन की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज इसका हमारा आर्टिकल 9 कहता है। सिंपल सी बात है, एक लाइन में बात करें कि आपने दूसरे के लिए ली, तो भाई ऐसा नहीं कि दोनों हाथ में आपके लड़ गए, है ना, एक की जगह की आपने सिटीजनशिप ली है तो आपकी दूसरे की जगह की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपने अमेरिका के लिए तो आपकी इंडिया ही खत्म हो जाएगी, आपने चाइना के लिए तो अब आप इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरेन foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law that may be made by the parliament continue to such citizen। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो भी पर्सन इस किसी भी लॉ के अंदर में, है ना, 5 6 7 8 9 इन लॉ के अंदर में अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, ऊपर के जितने भी जो आर्टिकल है उसके अंदर में, तो उनका जो सिटीजनशिप है वो सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने कल कोई लॉ बनाया है कि इस तरीके से आपकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, तो आपकी सिटीजनशिप कल की डेट में खत्म हो सकती है। कहने का मतलब ये है ना, जैसे कि एक लॉ बनाया कि भाई आप जो है वो अगर 20 साल तक इंडिया से बाहर हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ऐसा कोई लॉ है नहीं, बट अगर हमने एक लॉ बना दे कि कोई इंसान इंडिया का है, वो इंडिया से 20 साल बाहर रहता है, किसी दूसरी कंट्री में जाके सर्विस करता है, काम करता है ना, तो उसकी हम सिटीजनशिप जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ अगर बना देता है तो जो भी इंसान को इस ऊपर के प्रोविजन में सिटीजनशिप इंडिया के अंदर में मिली है, उनको वो जो है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो भी का लॉ बनाएगा उनकी वो सिटीजनशिप उस लॉ के अंडर में आएगी, मतलब उस लॉ से रेगुलेट होगी। और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो भी राइट्स रेगुलेशन सारी चीजें उनको मिलेंगे एक सिटीजन को, वो सारे इन सारे पर्सन को मिलेंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया,
राइट टू वोट हो गया, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ये जो सारे राइट्स हमने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, वो सारे लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा टू बीइंग ए सिटीजन, वो सारे लॉ उनको फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिटीजनशिप ले लिया, अब आप बोले कि नहीं नहीं हमको अब किसी लॉ से कोई मतलब, अब सारे लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, नथिंग इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। मतलब कि ये जो ऊपर के जो प्रोविजन है वो पार्लियामेंट को नहीं रोकेगा कि कोई ऐसा वो लॉ बनाए जिससे वो कोई सिटीजनशिप आपकी टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, या फिर आपको सिटीजनशिप दे दे। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं है तब भी हम आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया कि एक 1955 का लॉ बनाया। क्या था लॉ का नाम, किसी को याद है? पूरे एक्ट का नाम पूरा क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिख लीजिए। एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया और इसमें बताया कि देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं जिनसे कोई इंसान जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। क्या है वो 5 तरीके? तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 3। ये कहता है आपको बाई बर्थ मिलेगी सिटीजनशिप। कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान, चाहे वो फॉरेनर हो, कुछ भी हो, इंडिया में आया और उस मतलब हस्बैंड वाइफ मान लीजिए इंडिया में आए और उनका बच्चा इंडिया में हो गया, तो वो जो बच्चा है उसको सिटीजनशिप बाई बर्थ इंडिया मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट बाद में कर दिए गए, बट एक सेकेंड। तो इसमें यह है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यही होता था कि भाई अड़ोस पड़ोस के जो भी कंट्री होती थी उनमें क्या किया गया कि सारे लोग इंडिया में आते थे और इंडिया में जो है बच्चे अपने पैदा कर ले, उनको सिटीजनशिप बच्चे को उनकी मिल गई। ठीक है, तो बाई बर्थ मिलता था। तो इसमें बाद में फिर कुछ चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया, जो मेन चेंज है उसको बस इतना याद रखिएगा, 2002 में ये चेंज करके ये कहा गया कि भाई अगर कोई इंसान बाई बर्थ सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं हूं इंडिया का सिटीजन, मैंने किसी फॉरेन लड़की से शादी करी, मैं अपनी वाइफ को लेकर इंडिया आया और इंडिया में एक जो है वो हमारा बेबी हो गया, तो हमारा जो बच्चा है उसको सिटीजनशिप मिलेगी। कैसे? बाई बर्थ। अभी के करंट के रूल के हिसाब से। पहले तो रूल गड़बड़ था, पहले क्या था कि भाई कोई भी क्या कहते हैं वो बैरिक जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके आ गया इंडिया में और उनका बच्चा इंडिया में पैदा हो गया तो बाई बर्थ उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अभी 2002 के बाद जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये किया गया है कि भाई अगर आपको बाई बर्थ सिटीजनशिप लेनी है तो आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट आपके इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और एक पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरा जो पर्सन है वो इंडिया में बिना या तो परमिशन के आया हो या फिर परमिशन के आया हो लेकिन उसका परमिशन जो है वो खत्म हो गया। होता नहीं कि इंडिया में आपको जैसे मान लीजिए 1 महीने का वीजा मिला कि आप इंडिया में जाइए घूम फिर के आ जाइए, 1 महीने के बाद आपका वीजा खत्म हो गया तो मतलब क्या है, आपको इंडिया के बाहर निकल जाना है। आप इंडिया के बाहर नहीं निकले तो अब आप इलीगल इमिग्रेंट हो गए। आपने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन से इंडिया में शादी कर लिया, इंडिया में ही आप छुप के रह रहे हो, आपका कोई बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को सिटीजनशिप इंडिया की बाई बर्थ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यू आर ए इलीगल इमिग्रेंट।
ठीक है। या कोई तारों के नीचे से वही होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अभी का एक बहुत फेमस चल रहा था यार, वो एक लड़की जो है पाकिस्तान से आई थी, क्या नाम है उसका, किसी को नाम याद? मुन्नी, बजरंगी भाईजान, मूवी है। सीमा हैदर। सीमा हैदर। सीमा सीमा सीमा, हाँ। सीमा हैदर। सीमा हैदर अगर पासपोर्ट वीजा सारी चीजें लेके इंडिया में आती आती तो वो, बस म्यूट कर लीजिए सर। तो अगर पासपोर्ट वगैरह सब कुछ लेके इंडिया में आती तो वो लीगल रहता, बट वो कहाँ नेपाल गई, फिर किधर गई, कहीं गई, एंड देन उसके बाद वो अभी इंडिया में रह रही है। ठीक है। अब अगर सीमा हैदर और वो लड़का जो है, शायद अमित नाम है उसका, उन लोगों का कोई बच्चा होता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं नाम है उनका। मिलेगी। हम्म, क्या अमित ही नाम है शायद, ऐसे ही कुछ नाम, क्या नाम, रहा जो भी है। तो पॉइंट ये है कि उसके पास परमिशन नहीं है इंडिया में रहने की, है ना। मान लीजिए 6 महीने या साल भर की जो भी उसको वीजा लेके इंडिया में किसी दूसरी कंट्री से आई, अगर उसका वीजा एक्सटेंशन नहीं होता उसके बाद वो इंडिया में रहती है और उस सिचुएशन में उनका कोई बच्चा होता है, तो वो बच्चा को इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सीमा हैदर इलीगल इमिग्रेंट मानी जाएगी। अगर वो इंडिया की में रहती है, परमिशन अपना बढ़ाती रहती है, वीजा बढ़ाती रहती है, सारी चीजें करती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसका वीजा कैंसिल हो जाता है ना, इंडिया में उसको रहने का परमिशन कैंसिल हो जाता है और उसके बाद भी वो इंडिया में रह रही है और कोई उसका बच्चा कल की डेट में हो जाता है, तो वो फिर इलीगल इमिग्रेंट है। इस वजह से उसका बच्चे को सिटीजनशिप बाई बर्थ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा है डिसेंट। डिसेंट मतलब कि कोई इंसान के माता पिता इंडिया में पैदा हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी वाइफ है इंडिया के सिटीजन है, हम लोग गए अमेरिका घूमने 1 महीने के वीजा पे, वहां पे हम लोगों का कोई बच्चा हो गया, है ना। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ए है और बी है, ठीक है। बी की, ए की वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका जो बच्चा है वो बड़ा इनका जो मामला है बड़ा क्रिटिकल है, इंडिया में हम लोग इनको इनकी डिलीवरी नहीं करवा पाएंगे, इनकी जो डिलीवरी होगी वो यूएसए में, वहां पे बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो लोग डिलीवरी कर पाएंगे, हम लोग अगर करवाएंगे तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये लोग चले गए यूएसए, वहां पे बच्चे की डिलीवरी हुई, तब बच्चे को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? मिलेगी क्यों, कैसे मिलेगी? क्योंकि उसके माता और पिता जो है वो इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, बच्चा वहां पैदा हुआ है बट चूंकि उसके माता और पिता जो है इंडिया के सिटीजन है, इसलिए उनको, उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा हो गया सेक्शन 4 जो बात करता है डिसेंट। ठीक है, डिसेंट। ठीक है, तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन। आप सिंपल सा आए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके बोला कि भैया हमको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, आपको मिल गई। चौथा है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, आप क्या हुए, आपके इंडिया में, आप बाहर किसी कंट्री के हैं, आपके इंडिया में जॉब लग गई, आप इंडिया में रह रहे हो, आपका वर्क वीजा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आप 11 साल तक इंडिया में रह गए, तो आप बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हम इतने साल से इंडिया में रह रहे हैं तो हमको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए, अब हम परमानेंटली इंडिया में ही रहे। एंड द लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? बताइए क्या होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी? हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान को पूरा अपने कब्जे में ले गया, कंट्रोल हमारा इंडिया का सारा। सो नाउ every citizen of Pakistan will automatically get the citizenship of India. समझ आई बात? कोई भी एरिया अगर हम, इंडिया ने अपने कंट्रोल में लिया, किसी दूसरी टेरिटरी का है, उनसे हमारा लड़ाई हुआ, मारपीट हुई, वॉर हुआ, जो भी हुआ, और हमने उनका कोई एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वहां के जो लोग हैं वो हमारे सिटीजन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बट कंट्रोल का मतलब यह है कि वो अब हमारे इंडिया का पार्ट बन गया। ऐसा नहीं कि कंट्रोल मतलब थोड़े टाइम के लिए, कि आर्मी को हमने बैठा के कुछ टाइम के लिए रखा हुआ है वहां। कंट्रोल का यहाँ पे मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन का यहाँ पे मतलब है कि वो अब हमारा पार्ट बन गया, है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला पार्ट नहीं कि भाई
अभी भी मामला डिस्प्यूट है कि वहां के जो लोग हैं वो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के, वो वाला मामला है। हमने उस जगह को परमानेंटली इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपना मतलब एक इंडिया का एक पार्ट बना लिया। चाहे वो वॉर से क्या हो, या वो कंट्री खुद बोल रही हो कि भाई हम इतने गरीब हैं, हम अपने आप को चला नहीं पा रहे, तो काम करिए कि आप हमको अपने अंदर ले लीजिए, ठीक है, तो हम आपके साथ जुड़ के अपने आप को अच्छे से चला पाएंगे, ठीक है। तो कैसे भी हमने चाहे वो अटैक करके लिया हो, चाहे वो कंट्री खुद हमारे अंदर आके अटैच हो गई, हमारे साथ आके अटैच हो गई, तो वहां के जितने भी लोग होंगे उनको हमारी कंट्री की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसका जो है वो है सेक्शन आपका 7 है ना, और इसका है सेक्शन 6, इसका है सेक्शन 5, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 सेक्शन हैं जो कि बताते हैं कि कैसे एक इंसान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इंडिया की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। बस ये वाला जो पार्ट है पहला वाला बाई बर्थ में, याद रखिए कि अमेंडमेंट एक इंपॉर्टेंट है 2002 का, बीच में एक और भी हुआ था बट 2002 वाला बस याद रखिए, सॉरी 2003, 3 है 3, सॉरी 2003। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सिटीजनशिप का फायदा क्या है, मतलब क्यों इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट सारी चीजें हैं सिटीजनशिप के लिए। तो ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी, आपको अपने आंसर में भी लिखना है कि जो बेनिफिट है, राइट्स और प्रिविलेज हैं टू बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से सारी लड़ाई झगड़े हैं। अगर आप किसी स्टेट के सिटीजनशिप नहीं हो तो आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई भी आके आपको मार के चला जाएगा, कोई आपको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं। बट अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हो तो यू विल गेट सर्टेन राइट्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 है, सॉरी 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 और 30 जो कि सिटीजन को मिलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑफिसेस हैं जो एक सिटीजन ही होल्ड कर सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंटशिप, वाइस प्रेसिडेंटशिप, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। फिर से मैं बोल दूं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, उसके बाद क्या कहते हैं वो, और एक है गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना। फिर प्राइम मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग, और एमपी एमएलए, ये सारी जो पोस्ट हैं, ये एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही एक्वायर कर सकता है। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो आप इन पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। कल बराक ओबामा आगे कहे कि हम प्रेसिडेंट इलेक्शन इंडिया में लड़ेंगे, वो नहीं लड़ सकता, है ना, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट ही है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू वोट, जिसकी वजह से बहुत सारे एरिया में सिटीजनशिप दी जाती है लोगों को, जो कहते हैं ना कि बंगाल में बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है ना। क्यों दी जा रही है? ताकि वहां पे ममता बनर्जी जो अपना वोट करवा सके, वोट बैंक उनसे ले सके, उनको मिलेगी, बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। मतलब कहने की बात है, ऐसे पॉइंट है कि कितना रियल है गलत है वो अलग बात है, बट एक पॉइंट है जैसे कि अगर हम सिटीजनशिप किसी को देते हैं तो देन वी आल्सो गिव द राइट टू वोट कि चूज योर गवर्नमेंट, कि किसकी गवर्नमेंट आपको बनानी है। तो सिटीजनशिप जो है एक तरीके से राइट टू वोट भी देता है कि जो भी इंडिया का सिटीजन होगा वो 18 साल अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसको राइट टू वोट भी मिलता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर सिटीजनशिप आपकी खत्म कैसे होगी? तो रिनाउंसिएशन, आपने खुद ही बोला कि भैया हमको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहना है, बड़ा बेकार कंट्री है। दूसरा टर्मिनेशन, आपको निकाल दिया गया, है ना। और डिप्राइवेशन, है ना, कि आपने मतलब डिप्राइवेशन की बात बताएं तो हम खुद ही, मतलब कंट्री जो है वो खुद ही हमारी निकाल दी, है ना, आपने किसी वजह से, कोई रीजन की वजह से, ठीक है, डिप्राइव कर दिया, ठीक है। फिर इसमें एक आप पढ़िएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वैसे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में शायद ही ये आए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी के सिनेरियो में। पॉइंट ये है इसमें कि जो सिटीजनशिप बाई, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना ये वाला नेचुरलाइजेशन वाला, है ना, कि आपको नेचुरलाइजेशन से मिलेगा सेक्शन 6 में। तो ये जो नेचुरलाइजेशन वाला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद में 2019 का है, लिख लीजिए,
क्या होता है अमेंडमेंट, किसी को पता है? आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को चीजें मैं बार बार पूछ लेता हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है क्या होता है अमेंडमेंट? किसी भी एक्ट में अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो क्या होता है, वो किस लिए किया जाता है, क्या पर्पस होता है? फिरोज, बिलाल। फिरोज, मुझे थोड़े से तुम ना कम सीरियस लग रहे हो क्लास में। तुम्हारी मैं क्लास लगाऊंगा किसी दिन। जवाब वगैरह नहीं देते। बिलाल वगैरह तो देता है, नशे मन में पढ़ाई वढ़ाई लग रहा है करे, तुम बहुत कम कर रहे हो। बताओ, जवाब दो जल्दी से। तो अमेंडमेंट कोई लॉ में अगर चेंजेस लाना है तो अमेंडमेंट होता है पार्लियामेंट के थ्रू। कोई चेंजेस लाना है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ हटाना है ना, तो हम अमेंडमेंट लाते हैं। सो हमने यही किया कि जो हमारा 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें हमने कुछ ऐड ऑन किया। क्या ऐड ऑन किया? हमने कहा कि अगर कोई भी पर्सन हमारे इस 3 कंट्री से, कौन कौन सी कंट्री है भाई? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन तीनों कंट्री से अगर 6 रिलीजन के लोग, कौन कौन से? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, अगर ये लोग अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, कब? दिसंबर 31, 2014 से पहले। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी। पहला कंट्री, 3 कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इन 3 कंट्री में से किसी एक कंट्री से वो आना चाहिए। होना चाहिए किस रिलीजन का? तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन 6 में से किसी रिलीजन के होने चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट इज कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आने चाहिए। अगर ये लोग इस कंट्री से, इस रिलीजन के बिलोंग किए हुए लोग इस कंट्री से इस तारीख के पहले, मतलब 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर से पहले इंडिया में इंटर करते हैं, और इंडिया में ये लोग कितने साल रहते हैं? अगर इंडिया में ये लोग 5 साल रहते हैं, ठीक है, 5 साल तक रहते हैं, तो इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, और इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट भी नहीं माना जाएगा, है ना। रीजन क्या है? On acquiring citizenship, such person will be deemed to be citizen from the date of their entry. ठीक है, रीजन क्या है? कि उनके साथ वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का जो इस 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उनका इन 3 कंट्री में से किसी भी कंट्री में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है और इस वजह से वो उस कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ गए हैं 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर 2014 से पहले, और उन्होंने इंडिया में 5 साल अपना टाइम स्पेंड कर लिया, तो 5 साल के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। जो नॉर्मल एज टाइम लिमिट है वो है दैट इज 11 ईयर, है ना, और वो भी उनके लिए जो लीगल प्रोसेस से आते हैं और इंडिया में कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर आप इलीगल तरीके से भी आते हो, बस इस वजह से आते हो क्योंकि आपको वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो अगर आप आके 5 साल भी इंडिया में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बस ये एक बेसिक मेन अमेंडमेंट है, ठीक है, जो कि अभी हुआ है, और ये आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। अगर मेंशन करेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आर्टिकल 11 तक हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग आर्टिकल 12 जो कि स्टार्ट होता है हमारा क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट वगैरह वाला, तो हम लोग वो सारी चीजें कल की क्लास में हम लोग कल से डिस्कस करें। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12, फिर देन रिव्यू, जो जुडिशरी का रिव्यू पावर है आर्टिकल 13 वो, देन उसके बाद जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट दैट इज
इक्वालिटी, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजुकेशन में जो है, फिर अदर सेक्टर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो वाली बात है। फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइफ एंड लिबर्टी, देन उसके बाद वो चाइल्ड लेबर वाला जो आता है राइट, उसके बारे में। फिर उसके बाद रिलीजन, फिर माइनॉरिटी राइट्स, देन आर्टिकल 32। तो ये जो सारे हैं हमारे, बेसिकली कहने का मतलब है these all are come under the fundamental right, and the fundamental right और human right है। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि there is a basic difference है ना between these two right, कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, दिस इज गिवन बाय एन स्टेट टू इट्स सिटीजन। एक सिटीजन को उसका स्टेट फंडामेंटल राइट देता है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट लेने के लिए आप एक सिटीजन होने चाहिए एक कंट्री, बट ह्यूमन राइट्स जो है वो बाय बर्थ मिलता है। आप उस कंट्री के सिटीजन हो चाहे ना हो, आप एज ए ह्यूमन पैदा हुए हो तो आपको वो राइट मिलेगा, ठीक। और हर कंट्री बाउंड है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन नहीं कर सकती, है ना। फिर उसके बाद वही है कि ह्यूमन राइट्स जो है के लिए एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ना। हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स एक जैसा आपको मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट अलग अलग होंगे। हो सकता है कोई फंडामेंटल राइट इंडिया में दिया जा रहा हो तो दूसरी कंट्री में नहीं हो फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये जो डिसाइड करने का काम होता है कि फंडामेंटल राइट हम क्या क्या अपने सिटीजन को देंगे, इट इज डिसाइडेड बाय स्टेट इटसेल्फ, है ना। तो हर स्टेट का, हर कंट्री का जो फंडामेंटल राइट है वो डिफर कर सकता है, बट ह्यूमन राइट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन हर जगह एक ही होगा, है ना, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ नेचुरल राइट है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे एज पर द सिलेबस। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट को कवर किया है, देन इसके बाद आप लोगों का अदर जो है सारी चीजें उसको हम लोग